जय हिंद भाई साहब। इंडिया फाइनली अपना स्पीड बढ़ा चुकी है रिजॉल्व करने के लिए ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इशूज विथ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज के साथ हमारे बहुत सारे इशू थे FTA एग्रीमेंट रिलेटेड एंड उसको हमने अभी अटेंशन देना शुरू कर दिया है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके ऊपर फोकस ला रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ये जो FTA एग्रीमेंट का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। भाई देखो, ये जो एशियन कंट्रीज है इनके साथ 2025 की अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं भाई। और यहाँ पर है बड़ा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कि इंडिया यहाँ पर है ट्रेड डेफिसिट पर। इंडिया बहुत कम सामान एक्सपोर्ट करता है इन कंट्रीज को एंड इनसे ज्यादातर सामान इंपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 84 बिलियन डॉलर का सामान इंडिया इंपोर्ट करवाता है एशियंस कंट्री के पास से एंड सबसे ज्यादा सिंगापुर के साथ डील होता है। एंड अगर एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया यहाँ पर लगभग 38 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। यस भाई साहब, 2025 की फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट एशियन कंट्रीज के साथ है एंड दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर भाई साहब। 45 बिलियन डॉलर को हम सुधार ले तो हमारा रुपीस का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। वही सेम बात को 24 के फाइनेंशियल ईयर में कंपैरिजन करो ना भाई, तो हम लगभग 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे एशियन कंट्री को एंड 79 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते थे। तो अगर इसके हिसाब से हमारा ट्रेड डेफिसिट को देखें तो 38 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि एक साल में हमने लगभग 7 बिलियन डॉलर का ज्यादा सामान खरीद लिया, ज्यादा ट्रेड डेफिसिट करवा लिया एंड हमारा रुपीस का वैल्यू इसीलिए थोड़ा बहुत हिल चुका है यहाँ पर एंड इसको फिक्स करना जरूरी है जितना स्पीड से हो सके उतना स्पीड से। एंड देखो, कई लोग बोलेंगे यार ये एशियन कंट्री के साथ कब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था? भाई साहब बहुत पहले 2010 में साइन हो गया था एंड 2010 के बाद से अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट को लेकर एंड FTA में जो प्रॉब्लम वगैरह है उसको लेकर। उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी बट फर्दर बीइंग अगर देखे तो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस अभी यहाँ पर है कि हम लोग ये जो 45 बिलियन डॉलर का एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है इसको नीचे तो लाने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट पर लाओ यार इसको, फिर उसके बाद जाकर हम जीरो करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो भाई तुम इसका नाम से ही जान सकते हो भाई साहब इसका लोकेशन। यहाँ पर A पर आता है एसोसिएशन जो ग्रुप होता है, S पर आता है साउथ, E पर आता है ईस्ट एशियन एंड नेशंस, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका अगर जियोग्राफी में लोकेशन देखोगे, ये रहा नॉर्थ पार्ट एंड ये रहा साउथ पार्ट एंड एसोसिएशन जो इनका है ये साउथ में ही पड़ता है एंड ये रहा ईस्ट पार्ट एंड ये रहा वेस्ट पार्ट। तो अगर देखोगे तो साउथ ईस्ट के एरिया में ये कंट्रीज लाई करते हैं एंड तो इनको वैसे ही बोला गया कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द रीजन बिहाइंड द नेम इज द जियोग्राफी एंड देयर लोकेशन। एंड ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये 1967 में बना था यूरोपियन यूनियन को देखते हुए। हाँ भाई, यूरोपियन यूनियन तुम्हें अगर पता होगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया का। अगर देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो भाई UN ही है, 193 कंट्री वहां पर मेंबर है एंड UN का डिसीजन वगैरह मैटर करता है पूरी दुनिया में। अगर यूरोपियन यूनियन को तुम देखोगे तो भाई साहब ये है पूरा यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया गया था? इनके बीच में ट्रेड वगैरह इंप्रूव करवाने के लिए, जो युद्ध वगैरह हो रहा है उसको कम करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही यूरोप में हुआ था भाई साहब। ये खुद के बीच में ही लड़ गए थे एंड FTA साइन वगैरह करके एंड यूरो भी इनका एक करेंसी है जिसके वजह से भाई कोई भी कंट्री का इंसान यूरोपियन एक और कंट्री के साथ आराम से बिजनेस कर सकता है। उसको कोई भी परमिट वगैरह नहीं चाहिए, कोई भी डॉलर को यूरो में ऐसे पैसा को कन्वर्ट करना उसके लिए जरूरी नहीं है। उसके देखा था कि भाई साहब ये एशियन नेशन अपने आप में एक ग्रुप बनाने की कोशिश की 1967 में एंड इसका नाम दिया गया एशियन एंड ये बैंकॉक डिक्लेरेशन में लगभग 58 ईयर पहले एस्टेब्लिश हुआ था। देखो ये तो भाई कुछ हद तक सक्सेसफुल है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो इतना ज्यादा नहीं है। खैर ये खुद ही लड़ते हैं भाई साहब चाइना के अगेंस्ट मिलकर भाई। अगर तुम वर्ल्ड मैप में देखोगे ये है साउथ चाइना सी एंड यहाँ पर 9 डैश लाइन चाइना के हिसाब से एक है जिसके हिसाब से क्या चाइना का है। चाइना ऐसे बोलता है, चाइना बोलता है भाई साहब 2000 साल पहले ये एरिया चाइना का एक पार्ट था, एक लैंड था और ये धस गया है समुद्र के नीचे। क्या बकचोदी वाली बात चल रही है यहाँ पर? मैं ये सब मेरा है एंड कोई भी कंट्री इसको इन्वेड नहीं कर सकता इस एरिया में क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन करीब पूरी 10 देशों को मिला दे एशियन कंट्री के, ये थोड़ा सा अगेंस्ट चाहते हैं एंड इंडिया से फिलीपींस ब्रह्मोस वगैरह भी खरीदा है इस कॉन्फ्लिक्ट को नजर में रखते हुए एंड वियतनाम भी इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस में, खरीद सकता है बहुत जल्द। एंड अगर इंडिया की बात करोगे ना भाई तो इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तुम इसको नोटिस करोगे तो ये जो इंडिया पहले था
था अखंड भारत, उसका टूटा हुआ वर्जन जितने भी कंट्री बने हैं उनको मिला के बोला जाता है सार्क कंट्री, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका काम था कि हर एक कंट्री के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, हम खुद के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर पाए। एंड पाकिस्तान इसको करने ही नहीं देगा। एंड नेपाल में कोई पी शर्मा ओली इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन को भाई साहब चूर चूर करके रख दिए। और भूटान खैर हमारे साथ है, लेकिन ये भी कभी कभी बकचोदी कर लेता है। एंड मालदीव तो पता ही भाई साहब 2023-24 के टाइम में क्या हुआ भाई, इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन करके भाई साहब इलेक्शन जीत गया। एंड श्रीलंका तो भाई साहब चाइना के गोद में बैठ चुका है। दुनिया का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन सार्क है भाई साहब। ये कोई काम का तो नहीं है, बस सिर्फ जैसे व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप होता है वैसे ही एक ग्रुप ही है भाई। लेकिन अगर तुम यूरोपियन यूनियन और ये एशियन तो भाई खैर इतना भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन तुम यूरोपियन यूनियन को अगर तुम देखोगे बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है पता है? ये साले सब पढ़े लिखे, ये समझ गए हम अपने आप में ही लड़ने का कोई फायदा है नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो बोथ कंट्रियों को फायदा होगा, सबका फायदा सबका विकास 2 वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद होने वाला है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाए तो बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एंड एयरबस वगैरह को तो अपना आर्म एंड एमुनेशन बेचना ही है। तो क्या करे? तो एशिया के लोग हैं गधे, इंडिया चाइना को लड़वा दो, चाइना फिलीपींस को लड़वा दो, चाइना वियतनाम को लड़वा दो, और पाकिस्तान इंडिया को लड़वा दो, ईरान पाकिस्तान को लड़वा दो। ऐसे करके क्या होगा भाई साहब, इन एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा, इन एरिया में युद्ध का माहौल बना रहेगा। तो अगर पाकिस्तान F-35 खरीदेगा तो इंडिया भी F-35 खरीदेगा। चाइना अगर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा तो इंडिया 6th जनरेशन यूएस से खरीदेगा। और हमें भाई साहब जिसको बोलते हैं चू, एंड हम इसको समझ नहीं पाते हैं तो हम अपने आप में ही लड़ने लग जाते हैं। ये पाकिस्तान साला लुंगी ये समझ ही नहीं पाता है अमेरिका का चाल, ये इंडिया के साथ लड़ने लगता है क्योंकि इसको चाहिए भाई साहब भीख। एंड अगर ये मिल जाए हमारे साथ काम करे मिस के भाई साहब, तो कितना ऊपर हम जा सकते हैं भाई, इनको अंदाजा भी नहीं है। एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, एशिया दुनिया का 50% पॉपुलेशन लेकर बैठा हुआ है। एंड एशिया में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स भी है। एशिया कॉन्टिनेंट चाहे तो भाई साहब पूरी दुनिया में वार बंद करवा सकते हैं, इकोनॉमी को हिला सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये समझ में नहीं आता है पाकिस्तान को, ये समझ में नहीं आता है चाइना को। चाइना हमेशा हमारे साथ ही लगा रहता है भाई, मिलकर अगर काम करे विन विन सिचुएशन में अगर जाए तो भाई साहब हम बहुत ऊपर जा सकते हैं यार। और ये जो इंडिया का स्पीड पकड़ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए जो इशू वगैरह है ये 10 देशों के साथ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। एंड अगर एशियन नेशन की जो कंट्रीज हैं इनको अगर देखोगे भाई कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पर तुम गौर फरमाओ। पहला तो है म्यांमार, उसके बाद यहाँ पर थाईलैंड आ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर लाओस आ जाता है, फिर यहाँ पर वियतनाम आ जाता है, और नीचे यहाँ पर तुम देखोगे मलेशिया 2 पार्ट में टूटा हुआ है। एंड ये छोटा सा नीचे वाला पार्ट है सिंगापुर। एंड ये मलेशिया के ऊपर एक कंट्री है ब्रुनेई, ये रिसेंटली टूटा हुआ था। एंड ये बड़ा सा कंट्री है यहाँ पर फिलीपाइंस, ये जो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्री है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है, एंड सेकंड हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला कंट्री है इंडोनेशिया। इन 10 देशों को मिला के बना है एशियन। एंड इस एशियन के साथ हमारा पंगा है भाई साहब, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट करके बैठे हैं भाई। हम पहले सोच रहे थे कि जो 10 अगस्त में हम, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, एशियन कंट्री के साथ एक जॉइंट कमिटी बैठा के मीटिंग करने वाले थे, उसमें ये इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर दे, लेकिन ये हो नहीं पाया। एंड अभी हम टारगेट लेकर चल रहे हैं जो एशियन कंट्री के जो मेन मीटिंग बैठेगा 26 एंड 27 को अक्टूबर महीने के, यानी कि अभी 2-4 दिन बाद, उसके बाद हम ये जो इश्यूज वगैरह है इसको सामने लाएंगे। एंड आने वाले 2 महीने के अंदर ये इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड एक फन फैक्ट वाला बात पता है क्या, जो $45 बिलियन का हम ट्रेड डेफिसिट लेकर बैठे हैं ना, जब 2010 में ये शुरू हुआ था हम लगभग $5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पर थे। एंड ये 15 सालों में हमने 9 गुना ज्यादा डेफिसिट करवा लिया है। ये सॉल्व होना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है। एंड ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो टाइम ही बोलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।